Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Very good morning, class to all of you. Today we will discuss about the CDS sample paper. This will be the third series. If we talk about dear class, today's lecture and today's summary, then we had categorized these sample papers in the two groups. First 5 series will be from polity and the second 5 series comes from the history. Okay, now this will be the third series related to the polity questions. I had taken 21 questions from this series. Okay, now before the starting the questions, I want to suggest you something more special because of your upcoming exams. It means CDS exam in the next month. So we and our team had targeted the exam. अगर हम बात करें तो हिंदी में एक बात, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. तो इस ध्येय और एम के साथ हमें क्या करना है, इस एग्जाम को क्रैक करना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज को डियर क्लास. चल, तो यहां पे एक मोटिवेशनल लाइन लिखी हुई है, ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट. इसी ध्येय के साथ हमें तब तक लगे रहना है टिल द सिलेक्शन, जब तक हम सीडीएस क्वालिफाई नहीं कर जाते. आज के टॉपिक्स में हमने क्या क्या लिया है उसको एक बार देख लेते हैं. सैंपल पेपर 3 होगा, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट मींस डीपीएसपी से क्वेश्चंस होंगे. 21 क्वेश्चंस हैं, इसको पेशेंस के साथ देखिएगा. सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है. ये जो सैंपल पेपर है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ड है. क्लियर हो गई बातें. चल मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर डियर क्लास. Here on the board, first question: which of the following provisions in the Indian Constitution enable the Supreme Court to envisage the fundamental right of the equal pay for equal work? समान काम के लिए समान पेमेंट की वेतन की बात की जा रही है. तो ये कहाँ पे हमें मिलता है? तो इस कैटेगराइज जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हमें चूज करना है. द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रीएम्बल टू be read with the clause A and the article 14 of the constitution, to read with the clause A and article 16 of the constitution, to read with the A, B and C all together. अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पे फोकस करने की जरूरत है डियर क्लास, अगर हम उसकी बात करें तो हमें फोकस कहाँ पे करना है कि क्या कहना क्या चाह रहा है. तो सोशलिस्ट जो यूज्ड वर्ड है वो प्रियम्बल में है, बिल्कुल इट्स एब्सोल्यूट राइट, बिल्कुल सत्य कथन है ये. प्रियम्बल में हमें सोशलिस्ट वर्ड मिलता है एंड लेटर ऑन द 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वर हैपन इन द ईयर ऑफ 1976. ओके, सम वर्ड्स एडेड. ओके, और केस भी आपने सुना होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य. तो ये केसेस क्या डिस्क्राइब करता है? वो कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अगर जरूरत पड़ी तो हम किस में परिवर्तन कर सकते हैं. वी नीडेड इफ समथिंग इन द प्रीएम्बल देन सर्टेन वर्ड्स कैन बी एडेड. ओके, और ये सारे राइट्स किसके पास होंगे? पार्लियामेंट के पास होंगे. तो ये भी कथन है. टू रीड द क्लास ए एंड आर्टिकल 14 क्या कहता है? अगर हम बात करें तो जो पहला फंडामेंटल राइट है हमारा वो यही कहता है कि इक्वलिटी की बात करता है, राइट टू इक्वलिटी, समानता की बात करता है. क्लियर हो गई बातें. और फिर इसके बाद बात करता हूं तो जो हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होगा इसके साथ वो क्या होगा? डी, रीड विद द ए, बी एंड सी ऑल टुगेदर विल बी द राइट ऑप्शन. डियर क्लास, रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर जो होगा डी होगा. क्लियर हो गई बातें. यानी कि हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी बताता है. ऑन वर्ड्स अगर हमने 19 to 22 की बात करूं तो वो बताता है हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट. ओके, सेकंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है. क्लियर हो गई बातें. तो ये इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट का डी होगा. नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन. फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन कांट बी सस्पेंडेड, can be suspended, can't be suspended in the any circumstances, none of them. ऐसा कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, और none of the above is true. ये भी ऑप्शंस है. देखिए, अगर इमरजेंसी है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
पीस को मेंटेन करने के लिए, हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जरूरी है, तो हो सकता है इट कैन बी सस्पेंडेड। राइट ऑप्शन विल बी बी। क्लियर हो गई बातें? चल, वी आर मूविंग नाउ क्वेश्चन नंबर 3। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट बी जो है एसोसिएटेड है, वो फंडामेंटल राइट्स आपके सामने हैं, और यहां पे वो एसोसिएटेड इससे आर्टिकल्स हैं। ओके, चल अब बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है यहां पे। तो राइट टू इक्वलिटी हम सबको पता है कि आर्टिकल 14 to 18 में आता है, बिल्कुल सही है। राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात कर रहा है तो ये हमारा आर्टिकल नंबर जो है वो 19 है, स्पीच की बात करें। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 25, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात कर रहा है तो ये जस्ट इसके फ्रंट पे है। अब हम देखते हैं ऑप्शन राइट टू इक्वलिटी। दो ही को हमें चूज करना है क्योंकि हम कंफर्म है राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 है, बहुत आसान सा है। राइट टू इक्वलिटी को आर्टिकल 14 से 18 के फंडामेंटल राइट्स हमारे जो स्टार्ट हो जाते हैं वो 12 to 35 ऑनवर्ड्स। क्लियर हो गई बातें? राइट, आर्टिकल 32 को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्लियर हो गई बातें? तो यहां पे जो हमारे पास ऑप्शंस आ पा रहे हैं, सॉरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का देखिए मैच हमने नहीं कराया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यहां पे मिस आउट हो रहा है ना, ये इसका यहां पे होगा डियर क्लास, ध्यान से देखिएगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 32 ये यहां पे है, ये इसके साथ नहीं हो। फिर से इसको एक बार देख लें, आप नोटिस कर लें, फिर से मैच करते हैं। राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है तो फर्स्ट फ्रंट पे है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है तो ये इसका यहां पे है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, सी का 2 है यहां पे, और फिर इसके बाद हमारे पास डी वाला बचा तो डी का 3rd होगा डियर क्लास। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब हम बात करते हैं, तो जो फर्स्ट है वो हमारे पास कहां पे मिल रहा है वो हमें देखने की जरूरत है। राइट टू इक्वलिटी पहला, तो यानी कि या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा। अब हमें चूज करना है, यानी कि ए का 1 बी का 3 ये कह रहा है, तो बी का 3 तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो ही नहीं सकता, यानी कि सी विल बी द राइट ऑप्शन डियर क्लास। इट मींस राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18। फिर इसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा है, आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। फिर इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है 2, यानी कि अगर हम बात करें तो सी का 2 की बात कर रहा है, सी का 2 आर्टिकल 25। अब बात कर रहा है आपका राइट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो इसकी बात कर रहा है डी वाले की, तो डी का 3 आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। बिकॉज ऑफ डियर क्लास अगर हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और ये गारंटीड होते हैं कि एनी हाउ आपको मिलेंगे, इसीलिए इसे फंडामेंटल राइट्स को संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रीजन क्योंकि ये गारंटीड है, ये हर व्यक्ति विशेष को मिलेंगे ही। क्लियर हो गई बातें? तो अब बात करते हैं, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती है, ठीक है, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट्स जारी करते हैं। ये 5 प्रकार की होती। क्लियर हो गई बातें? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं, थ्रू विच केस द पार्लियामेंट वॉज अकॉर्डेड द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 2 केसेस आपने सुने होंगे, बेरुवारी केस विच वर हैपन इन द ईयर ऑफ 1960 एंड लेटर ऑन वी टॉक अबाउट डियर क्लास केशवानंद भारती केस इन द ईयर ऑफ 1972। इन दोनों केसेस को हम देखते हैं तो एक वर्डिक्ट निकल करके आता है कि जो वर्डिक्ट है वो क्या आता है, बेरुवारी केस में ये कहा जाता है कि जो आपका मूलभूत ढांचा है अगर जरूरत पड़ी तो परिवर्तन किया जा सकता है, बट केशवानंद भारती केस ये कहता है कि किसी भी इन एनी हाउ केस बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट बी द चेंज ऑफ द प्रियम्बल। क्लियर हो गई बात? मूल भावना को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बातें? तो ये हमें कहां मिलता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वर्डिक्ट में मिलता है, केरला स्टेट के। अब तो राइट ऑप्शंस क्या होगा आप सबके सामने है, ए केशवानंद भारतीय केस से हमें पता चलता है। नाउ वी आर मूविंग नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द पावर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन वेस्टेड। वेस्टेड की बात कर रहा है, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये राइट्स है कि वो आपको दिलवाएं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपको रिट्स के थ्रू ये आपके अधिकार दिलवा सकता है। क्लियर हो गई बातें? तो वेस्टेड की बात देखिए, पॉलिटी में टर्म्स और वर्ड्स बहुत फोकस करके पढ़ेंगे आप, क्योंकि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चल 6 क्वेश्चन की बात करता हूं।
6 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर द फॉरेन नेशनल्स। तो ये याद रखना कि देखिए कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, और फॉरेनर्स को नहीं है। तो अब देखते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगा भाई, चाहे विदेशी नागरिक हो या देशी नागरिक हो, लॉ के सबके लिए बराबर समान कानून की व्यवस्था की गई। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड फिजिकल फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण अगर किसी विदेशी का हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। राइट टू लाइफ फिजिकल फ्रीडम वो है, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर है, बिकॉज ही वॉज नॉट अ नेटिव ऑफ अ इंडियन सिटीजन। क्लियर हो गई बातें, तो 6 का बी विल बी द राइट ऑप्शन। राइट ऑफ इक्वलिटी इंश्योर फॉर द इंडियन सिटीजन, रिलीजियस इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट ऑप्शन। बिकॉज ऑफ डियर क्लास, हमने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया है, ऐसा संविधान बनाया है कि हर प्रकार की आपको समानता मिले, चाहे वो धार्मिक हो, क्योंकि वी आर अ सेक्युलर कंट्री। क्लियर, हम बात करते हैं तो हमारा कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसको हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया। हमारे यहाँ आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि बिना दूसरे की हार्मोनी को प्रभावित किए हुए पीस मेंटेन रहे। क्लियर हो गई बातें, तो रिलीजियस इक्वलिटी तो है, इकोनॉमिक इक्वलिटी बिल्कुल है भाई, क्लियर है, सोशल इक्वलिटी है। अगर आप एक भारत का आम नागरिक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करें, तो हर चीज की इक्वलिटी है। सोशल स्टेटस की बात करता हूं, हर जगह इक्वलिटी है, तो ऑल ऑफ द अबव विल द राइट ऑप्शन होगा यहां पे। चल, द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिक्लाइंड from the category of the fundamental right and kept in which of the following articles। अब क्या है डिक्लाइन, मतलब एक तरीके से अगर हम यहाँ पे डिक्लाइंड की मैं बात करूँ, डिमाइज की बात करूँ, तो उसे समाप्त कर दिया गया है। डिक्लाइंड है एक्चुअल में, ठीक है, और डिमाइज की एक ही बात है, उसको समाप्त कर दिया गया। एक्चुअल में हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कभी न कभी राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था और आर्टिकल 31 के अंतर्गत हुआ करता था। तो आर्टिकल 31 को सस्पेंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और इसकी जगह 300A ले लिया गया। और 44th अमेंडमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच वर हैपन इन द 1978 के अंतर्गत तो 300A को अब लीगल राइट्स का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो संविधान के 12वें भाग में इसे रख दिया गया। क्लियर हो गई बातें, तो हम यहां पे बात करते हैं, द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिक्लाइंड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल 300A। चल, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिट ऑफ certiorari is used on which of the following ground? Lack of jurisdictions are words executed outside the jurisdiction of the preview, on violation of the principle of natural justice, on the ground of any patent legal infirmity in the archives, all of the above will be the right options। क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करें रिट्स में तो ये भी एक प्रकार की आपकी रिट्स है, मैंडेमस, सर्टिट्यूटरी, क्यूओ वारंटू, ये सारी आपकी रिट्स हैं जो समय समय पर अप्लीकेबल होती हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन न हो उसके। क्लियर हो गई बातें। चल, मूव करते हैं नेक्स्ट को। कंसीडर द फॉलोइंग: राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू रिसीव पब्लिक फैसिलिटी ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म, राइट टू फूड, ऑन द broad scale declaration of a human rights, which of the above right come under the human rights। ये तीनों आपके human rights के अंतर्गत आते हैं, D will be the right option। क्लियर हो गई बातें। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। which of the following is the true, किससे रिलेटेड है? प्रेस। जैसा कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी के 3 प्रमुख पिलर्स हैं, 3 मेन पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी भी है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अब बात करते हैं जो चौथा पिलर है, वो जब ये तीनों फंक्शंस करते हैं और प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं कुछ एरर्स रह जाती है, तो चौथा अपना काम बड़ी बखूबी से करता है, प्रेस मीडिया। तो वो चौथे पिलर हैं आपके। तो कैसा होना चाहिए प्रेस इन डेमोक्रेसी में? अगर लोकतंत्र है, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में काम कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो शुड बी इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड होना चाहिए। ये तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है।
क्लियर हो गई बातें। आगे फर्दर की चीजों की मैं बात करूं तो कहीं भी जो इसके फेवर की बात चल रही है वो है ही नहीं। प्रेस को हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, उनको क्लेरिफाई किया जाना चाहिए और प्रॉपर वे में सरकार का जो एजेंडा है अगर वो सही है तो ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए, एजेंडा सही नहीं है तो उसे क्रिटिसाइज भी करने का इनके पास अधिकार है। क्लियर हो गई बातें। चल अब बात करते हैं हम 12th क्वेश्चन की ओर। द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय द proclamation of a national emergency, an act passed by the parliament, an amendment to the constitution of India, the judicial decision of the Supreme Court. The proclamation of national emergency, देखिए हमारे यहाँ इंडिया में 3 प्रकार की इमरजेंसीज हैं। अगर हम बात करें तो इमरजेंसीज को कैटेगराइज किया गया है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में। और 3 प्रकार की इमरजेंसीज की अगर मैं बात करता हूं डियर क्लास, तो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जिक्र मिलता है। अब नेशनल इमरजेंसी इंटरनल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हो जाता है, इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो उसके अंतर्गत लगेगी और आज तक 3 बार लगी है। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत लगती है नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352 के अंतर्गत। प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल किसके अंतर्गत लगता है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगता है और भगवान न करे कभी लगे, ना ही अभी तक इंडिया में लगा है। क्लियर हो गई बातें। तो अब बात करते हैं यार, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड, हो सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अ रिट इशूड टू सिक्योर। यहां पे रिट है, राइट नहीं है डियर क्लास, रिट है, ठीक है। रिट इशूड टू द सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेन इलीगली इज हैबियस कॉर्पस, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। मैंने बताया था, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट फेज है रिट्स, तो इस पे रिकॉल हमें जरूर करना चाहिए और इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बेस्ड आए हुए भी हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट टू इक्वलिटी। अब बात कर रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन टू ऑल इट्स सिटीजन सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्ट टू की बात कर रहा है, तो यानी कि 1 and 2 विल बी द राइट ऑप्शन। यानी कि यहां पे बात कर रहा है 1 and 2, इट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन डियर क्लास, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर। चेक। How many principles were added into the directive principles of state policy by the 42 Amendment of a Constitution? 3. If we talk about dear class 42 Amendment of a Constitution which were happened in the year of 1976. This is the also known as a mini Constitution of India and also it is known as a Constitution of Indira. Okay, 3 words secularism, socialism and integrity were added in our the preamble. Okay, clear? And if we talk about dear class, also we had a great decision. And if we talk about the preamble can be amended, but without destroying the basic structure of the preamble. Clear हो गई बात? तो 42 Amendment of a Constitution में 3 चीजों को जोड़ा गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की डियर क्लास। ये हो चुका हमारा, आई थिंक 15 हो चुका। नाउ वी आर have a 16 question. Consider the following statement. In Indian Constitution, there is a no provision to the motivate the concept of equal pay for equal work to men and women. In the Indian Constitution, the backward classes have not been benefited. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि consider the following statements की बात कर रहा है। In the Indian Constitution, there is no provision to the motivate the concept of equal pay for equal work. Men and women. If we talk about the question, तो इक्वल पे की बात तो है ही है, मेन और वुमेन की बात है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन है भाई, प्रोविजन है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैकवर्ड क्लासेस हैव नॉट बीन डिफाइंड। अगर हम बात करें तो ट्रू इज द ट्रू,
बैकवर्ड क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं डिफाइन किया गया। हाँ, ये जरूर है कि SC STs के बारे में डेफिनेशंस दी गई हैं, तो उनके प्रमोशंस की बातें की गई हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें ओनली 1 तो है ही नहीं, ओनली 2, 1 and 2 which of the following statement are true? Neither 1 or not 2. The Indian Constitution backward classes had not been defined. अगर इसकी पर्टिकुलर बात की वर्डिंग की बात करूं यहां पे, तो कहीं ना कहीं डियर क्लास हमें ये निकल करके क्वेश्चंस आता है कि देखिए जो बातें की गई हैं वो हम अगर शेड्यूल्स की बात करें तो शेड्यूल में हमें जनजातियों ट्राइब्स के बारे में पता चलता है, ट्राइब्स SC ST कैटेगरी के बारे में पता चलता है, लेकिन प्रॉपर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में नहीं पता चलता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे हमारे नॉट डिफाइंड, बिल्कुल 2 होगा, B विल बी द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं 17 की। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2, आर्टिकल 14, आर्टिकल 41, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48। अब हमें क्या करना है डियर क्लास, आर्टिकल 14 में हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है 40 में। आर्टिकल 41 की अगर मैं बात करता हूं तो राइट टू वर्क फॉर एम्प्लॉयमेंट 44 की बात करता है, तो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है। आर्टिकल 48 की बात कर रहा है तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बिल्कुल राइट, एब्सोल्यूट राइट है। तो ए 1 2 3 ए विल बी द राइट ऑप्शन डियर क्लास, जस्ट इन द फ्रंट ऑफ। कभी कभी क्या होते हैं डिक्टो हमें ऑप्शंस मिलते हैं, फिर भी इसके बाद हम एनालिसिस करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। ऐसा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिया गया। और अगर बात करी जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं पंचायती राज सिस्टम इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल डिफेंस एग्जाम्स। चल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 हो गया डियर क्लास। ओके, अब बात करते हैं हम 18 की। Who stated that the directive principle of state is a such a check which will be honored as per bank's will? काफी क्रिटिसाइज किया था DPSP को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को किसने किया था? अगर बात करी जाए तो KT शाह साहब ने काफी क्रिटिसाइज किया था इसको, और उन्हीं का ये स्टेटमेंट था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक तरीके से कहा जाए तो ऐसा चेक है जो कि बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। क्लियर हो गई बातें? तो KT शाह जी का ये, और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हर चीज से हर व्यक्ति विशेष प्रभावित ना हो, तो इस पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया था DPSP पे ना। DPSP की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी तो कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में DPSP के बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। और अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक DPSP के बारे में बताया गया, और इसी का 4th के A में बताया गया है, वो बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, और ये आर्टिकल आपका हो जाता है 51 का A। चल नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड इकोनॉमिक राइट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल ये ऐसा अगर हम बात करें तो आपके आर्टिकल अगर हम बात करें तो 39 में बताया गया है। अगर बात की जाए तो किसके बारे में, कहीं ना कहीं बात बताता है कि एक जो है इक्वल पे एंड वर्क, और ये जो पूरे आर्टिकल्स इससे एसोसिएटेड आते हैं इक्वल पे फॉर वर्क से, वो आपके DPSP के अंतर्गत आते हैं। चल बात करते हैं 20 क्वेश्चन की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज अ डोजियर ऑफ द सोशल रिवोल्यूशन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स टुवर्ड्स दिस। डोजियर की बात कर रहा है, सोशल रिवोल्यूशन की बात कर रहा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं सोशियो इकोनॉमिक की बात कर रहा है, और तीनों प्रकार की लिबर्टीज की बात कर रहा है, सोशल की बात कर रहा है, सामाजिक स्तर के अपग्रेडेशंस की बात कर रहा है। तो ये आर्टिकल जो है वो आपका आर्टिकल 38 डिस्क्राइब करता है इस भावना को, सोशल भावना को, जो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य की भावना है, एम टूवर्ड्स द सोशल वेलफेयर, वो आर्टिकल 38 में डिफाइन है। चल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement regarding the uniform civil code is provided under the article 44? बिल्कुल सही है, आप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने देखा कि आर्टिकल 44 का काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है, और आपको बता दूं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस मैक्सिमम बेस्ड इसी पे आए। तो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये फोकस कर लें आप। क्लियर हो गई बात? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज प्रोवाइडेड अंडर Article 44 of the Constitution of India is not correct. Is a fundamental right of every citizen in India. The state shall endeavor
to secure it for a citizen throughout the territory of India. It is not enforceable by any court. It is not enforceable by a court, yet to the constitution required that as a principle it should be fundamental in the government of our country. अब यहाँ पे चूज करना है which of the following statement regarding the uniform civil code, समान न्याय संहिता की बात कर रहा है, इज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज नॉट करेक्ट की बात. इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन. अब फंडामेंटल राइट की देखो यहीं से आप गेस कर सकते हो डियर क्लास कि फंडामेंटल राइट की जो बात की गई है 12/2/35 की बात कर रहा है, लेकिन यहां पे आर्टिकल 44 ऑलरेडी दे रहा है यार, तो कभी सही हो ही नहीं सकता. तो इट इज अ नॉट करेक्ट. ए इट इज अ नॉट करेक्ट. ओके, तो कहीं ना कहीं सारे प्रकार के प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया, मच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड, और यह भी देखा गया कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न में घुमा फिरा करके लैंग्वेज चेंज करके पूछी जाए. तो आपने देखा 2 प्रश्नों में आर्टिकल 44 कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आया है. तो इस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए. जो अगली सीरीज होगी वो भी पॉलिटी से रिलेटेड होगी, और बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे. और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. Stay tuned with the Major Kalshi classes. Thank you so much and Jai Hind to all of you. Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.